guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो 2020 में लाई गई थी। आज की हमारी कोटेशन है, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो और ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा रहने वाले हो। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। आज की हमारी वन लाइनर क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? कौन सा स्टेट है जो सबसे पहले इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाया है? और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 क्या है? एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आता है? और एजुकेशन ने कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है? और दिल्ली गवर्नमेंट ने कौन सा इनिशिएटिव लिया है ताकि वो टीचर्स को और भी ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकें? और 3% से बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट कितनी करना चाहती है एजुकेशन की फील्ड में जीडीपी के लिए? 21वीं सदी के भारत के लिए भविष्य की शिक्षा योजना का चार्ट बनाने के लिए सही समय है। हमें इसके ऊपर कमेंट करना है। हम कोई भी कोटेशन यूज़ कर सकते हैं इनमें से। क्वालिटी एजुकेशन है वो की है किसके लिए? एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने की तरफ। और एजुकेशन है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हथियार है जिससे हम दुनिया को बदल सकते हैं। ये किसने कहा था? नेल्सन मंडेला ने। ओके, अब हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बदल रही है किसे? पुराने वाली एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में आई थी। देखिए, अब तक हमारे देश में 3 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं। सबसे पहले 1968 में आई थी, फिर 1986 में, और अब रिसेंटली 2020 में आई है। तो आगे बात करते हैं। एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में आता है और और आर्टिकल 21 है वो हमें देता है राइट टू एजुकेशन। ये वाली एजुकेशन मिलनी ही चाहिए सबको। वो मिलता है हमें राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू, जो कि 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अंदर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, किसमें? हायर एजुकेशन में भी, और साथ ही साथ उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वो अपना लाइवलीहुड कर सकें, रूरल एरिया में भी और साथ ही साथ अर्बन एरिया में भी, मतलब गांव में भी और शहरी इलाके में भी। और हिमाचल प्रदेश है वो पहला स्टेट है जिसने इस पॉलिसी को अपनाया है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? ये क्वालिटी एजुकेशन देती है प्राइमरी लेवल पे भी और सेकेंडरी लेवल पे भी। और दुनिया में 10% जो लैंग्वेजेस हैं एक्सटिंक्ट हो रही हैं वो भारत की हैं, इंडिया की हैं। वो हमें एक अवसर दे रही है ताकि हम मदर टंग जो हमारी मातृभाषा है उसे 5वीं क्लास तक पढ़ सकें। मिड डे मील के अंदर ब्रेकफास्ट को भी शामिल किया गया है और WHO भी सपोर्ट करता है ताकि बच्चों को न्यूट्रिशन दिया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती है इंस्टीट्यूशंस को, और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 3% से 6% तक। NPST ये क्या है? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी ताकि टीचर्स की रिक्रूटमेंट अच्छे से की जा सके। और परख का भी यूज़ किया गया है। परख क्या है? इसके थ्रू टीचर्स की परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, उनकी असेसमेंट की जाएगी, उनका रिव्यू किया जाएगा और फिर उनकी नॉलेज का एनालिसिस किया जाएगा ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट की जा सके। NEFT ये भी क्रिएट किया गया है। क्या आप बता सकते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है? ताकि इनकरेज किया जा सके नई टेक्नोलॉजीज़ को। क्या अडोप्ट किया गया है? 5+3+3+4 ये स्ट्रक्चर अडोप्ट किया गया है। जेंडर इंक्लूजन फंड भी बनाया गया है ताकि एजुकेशन दी जा सके महिलाओं को भी और ट्रांसजेंडर के बच्चों को भी। इसके साथ साथ क्या क्या चुनौतियां हैं, इश्यूज़ क्या क्या हैं इसके? फंडिंग की कमी है कोविड-19 के टाइम में, और स्टेट भी अच्छे से कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन है वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, और मैन पावर की भी कमी है हमारे पास में। एक पर्पज़ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कि वो रिप्लेस करेंगे, बदलेंगे किससे? ब्यूरोक्रेसी को एजुकेटर्स के साथ बदलेंगे। लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सिविल सर्वेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होते हैं और गवर्नमेंट भी पूरी तरह रिलाई करती है उनके ऊपर, क्योंकि उन्हें पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है। और काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेड कौन है? जो पहले पूर्व ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, पहले अधिकारी बन के
रिटायर हो गई वो फिर इनको हेड कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमी है और डिजिटल डिवाइड है, उसको भी इग्नोर किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि 35.1% गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जिनके अंदर फंक्शनल कंप्यूटर्स हैं, बाकी में तो है ही नहीं। 24% है इंडियन हाउस होल्ड जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, और रूरल एरिया में तो और भी बुरी हालत है, उसके अंदर तो 15% है सिर्फ जो इंटरनेट फैसिलिटी को एक्सेस कर पाते हैं। बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज होने की वजह से ये हमें सच्चाई में तब्दील होता हुआ नहीं लग रहा है। रीडिंग मटेरियल भी नहीं है, टर्मिनोलॉजी भी नहीं है हमारी जो मातृभाषा है उसकी। और एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सही टीचर, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने वाले टीचर्स को ढूंढने में भी हमें परेशानी आ सकती है बहुत सारी लैंग्वेजेस की वजह से। हमारा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? अच्छे से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही होती है कि हमारी पॉलिसीज़ अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, बना तो दी जाती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। और सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चों को जो अच्छे से समझ में आए, वो इन्जॉय कर पाए, वो एजुकेशन होनी चाहिए। ये किसने कहा था? डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने। एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसके हेड थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन। और क्या क्या फोकस करना चाहिए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो अच्छे से लिंक करनी चाहिए राइट टू एजुकेशन के साथ में। सेंटर और स्टेट को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, फंडिंग भी बढ़ानी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए। जैसे कि पहले इनिशिएटिव लिया गया है विज्ञान प्रसार के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को साथ में इंक्लूड किया गया है। इसमें पॉलिसी को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए किसके साथ? कॉमन स्कूल सिस्टम के साथ में। इससे क्या होगा? हम इंश्योर कर पाएंगे कि सबको समान अवसर मिल रहा है एजुकेशन प्राप्त करने का। हम क्या क्या फॉलो कर सकते हैं? हम सीख सकते हैं केनिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के मॉडल से। टीचर्स को नॉन एजुकेशन वर्क्स हैं उससे रिलीज़ कर देना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं काफ़ी बार तो टीचर्स इसी में उलझे रहते हैं कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाना है, तो इनसे रिलीज़ करना चाहिए उन्हें। हमें इनकरेज करना होगा टीचर्स को ताकि वो और भी ज़्यादा अच्छे से स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो द स्टेट टीचर्स अवार्ड दे रहे हैं 2020 से। हमें एजुकेशन के साथ साथ और भी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि योगा है, मेडिटेशन है, आर्किटेक्चर है, आर्ट्स है, ट्रेडिशंस है। लाइक चाइना ने वूशू के साथ किया है। क्या आपको पता है ये क्या है? चाइनीज़ ट्रेडिशन है, ये मैरिटल आर्ट है। और स्पेशली फोकस करना चाहिए हमें खेलों के ऊपर, जैसे कि खेलो इंडिया मूवमेंट चलाए गए हैं। हमारा कंक्लूजन क्या हो सकता है? हम इन सब मेजर को लेकर और अच्छे से इम्प्लीमेंट करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, साथ ही साथ सर्व शिक्षा अभियान और SPQEM, ये क्या है? जो मदरसा होते हैं उसके अंदर भी अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके वहाँ के सिस्टम को, उसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और ऐसी ही बहुत सारी और स्कीम्स हैं, उनको भी अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये हमें क्या देगा? क्वालिटी एजुकेशन देगा, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 भी है। बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे इसके अंदर, और ह्यूमन कैपिटल भी डेवलप कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के, हमारे नेशन की ग्रोथ के लिए। आंसर क्या है 190 क्वेश्चन की? राइट टू एजुकेशन है वो आर्टिकल 21A के अंदर आता है। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट है जो ये इंप्लीमेंट कर पाया इस पॉलिसी को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और क्या क्या, और 5+3+3+4 स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने। और दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है द स्टेट टीचर्स अवार्ड 2020। गवर्नमेंट इंक्रीज करना चाहती है इन्वेस्टमेंट 3 to 6%। सो दिस इज इट।